सबसे पहले आज है यूएन डे और ये आपको ध्यान होना चाहिए 24 सितंबर को आता है हर साल। बट ये साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज 75 ईयर्स हो गए हैं यूएन को। एंड जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशंस के 150, 500, 1000 या 1000 बहुत ही कम चीज़ों के हुए होते हैं, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर 50-25 भी होते हैं तो उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चंस आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इसके बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूएन, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आज बात करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस कंप्लीटेड 75 ईयर्स दिस ईयर, और इसको मनाने के लिए इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक मूवमेंट वर्ल्ड लीडर्स केम टुगेदर एट वन डे हाई लेवल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली की एक खास मीटिंग बुलाई गई जिसमें वर्ल्ड के सभी लीडर्स ने हिस्सा लिया। द मीटिंग का थीम क्या था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग अवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि बहुपक्षवाद, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं एक यूनिपोलर नहीं होना चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, सभी की योगदान होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो कि फ्यूचर है यूनाइटेड नेशंस का, ये थीम रखी गई इस बार की। ये एक लैंडमार्क इवेंट है क्योंकि पहली बार 75 सालों में ऐसा हुआ है कि 193 मेंबर्स की जो ये बॉडी है यूनाइटेड नेशंस, इसकी वर्चुअल मीटिंग हो रही है। तो हर साल क्या होता है आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, हर साल जब भी यूनाइटेड नेशंस की वर्षगांठ होती है, यानी कि यही सितंबर के टाइम में सभी वर्ल्ड लीडर जो है यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। जो भी ये स्टेट ऑफ के हेड होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी भी हर साल जाके यूएन में जो है वो भाषण वगैरह देते हैं। यूएन की जो मीटिंग होती है उसके साइड में बाकी कंट्रीज आपस में अपनी भी मीटिंग्स वगैरह करते हैं साथ में ही। ऐसा अक्सर होता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे इल्जाम लगाता है और इस तरीके की चीजें जो है वो चलती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हुआ है, वर्चुअल हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो लीडर्स हैं उनकी यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग्स चल रही हैं, उनकी भाषण जो है वो यूनाइटेड नेशंस में प्रसारित की जा रही है। बट ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि ये कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से किसी भी लीडर को वहां बुलाया नहीं गया, प्रत्यक्ष तौर से नहीं हो रहा है, ये सब वर्चुअली हो रहा है। रिकॉर्डेड मैसेजेस जो है वहां पे दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो है वो हर साल होने वाला इवेंट है, बट इस साल 75 साल होने की वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और इसमें इसकी थीम भी याद रखनी है आप लोगों को। हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है यूनाइटेड नेशंस का, और इसमें प्रेजेंटली 193 मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि 193 देश इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। अब कोई देश इसके जरूरी नहीं है कि मेंबर हो। फॉर एग्जांपल वेटिकन सिटी जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री है वो इसका मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो रोम एज अ कंट्री कर देता है। तो इसी तरीके से स्कॉटलैंड वगैरह जो कंट्रीज हैं या जो एरियाज हैं वो मेनली यूके के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज का जो है वो टोटल मिलाकर रिप्रेजेंटेशन दूसरे कंट्रीज कर देते हैं या मिला जुला रिप्रेजेंटेशन उनका हो जाता है। इसीलिए यहाँ 193 मेंबर कंट्रीज को जो है वो रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, हालांकि वर्ल्ड में 200+ कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यूएन के बारे में बात करेंगे। यूएन जो है वो कब बना था? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग वॉर अवे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1919 के अंदर, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद में बनाया गया था लीग ऑफ नेशन के नाम से। द लीग ऑफ नेशंस वाज अ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन विच वाज क्रिएटेड, और वो लीग ऑफ नेशंस जो है वो विफल हो गई थी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें, बाकी कंट्रीज ने उसको सीरियसली नहीं लिया था, सारे कंट्रीज उसके मेंबर नहीं बने थे, इनफैक्ट यूएस भी उसका मेंबर नहीं बना था। इस तरीके की कुछ वजहों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने पर लीग ऑफ नेशंस एक तरीके से पूरी तरीके विफल हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लीग ऑफ नेशंस जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गई और उसका जो हेडक्वार्टर था वो जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड जिनेवा में था। वो पूरी तरीके से एम्प्टी रहा, पूरे साल उसमें कोई बैठक नहीं हुई, कोई आता भी नहीं था। फिर 1941 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल जो हैं, इन्होंने मिलकर एक मीटिंग करी और उसके बाद इन्होंने एक चार्टर इशू किया जिसको द अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अटलांटिक चार्टर किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ये अपकमिंग एग्जाम्स में पूछने के चांसेस रहेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इट इज रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशंस, ये यूएन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जिसमें सभी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हों और इसमें जो है वो वॉर रोकने की कैपेबिलिटी हो ताकि आगे कोई और वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति ना बने। और फिर जाकर इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक तरीके से आइडिया आया कि यूनाइटेड नेशंस की जो है वो वापस शुरुआत करनी चाहिए लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के बाद। तो यूनाइटेड नेशंस आखिरकार जब फॉर्म में आया तो वो था
24 अक्टूबर 1945 को, ये तारीख ध्यान रखिएगा, और इसी वजह से आज 75 साल हो गए हैं इस चीज को। आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय 51 नेशंस, शुरुआत में 51 देशों ने इसको जो है वो मंजूरी दी थी। इंडिया इसमें शामिल था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स शामिल थे, फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएसए, और 46 अदर सिग्नेटरीज इसमें शामिल थे। ये 5 कंट्रीज कौन थे? ये 5 कंट्रीज वो थे जिन्होंने जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, इटली और आपके जापान के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी, और इसी वजह से इन कंट्रीज को जो है वो परमानेंट सीट दी गई थी, क्योंकि इनमें से कोई भी कंट्री बिना उसके आने को तैयार नहीं था, और इस वजह से एक तरीके से इनने वहां पर ही अपना एक तरीके से सिक्का चला, दाव चला कि हमारी पोजीशन मजबूत रहे। इन्होंने वीटो पावर ले ली और परमानेंट सीट ले ली। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली टुक प्लेस ऑन 10th of January 1946। तो जनरल असेंबली जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, एक तरीके की पार्लियामेंट है जहां पर वर्ल्ड के सभी लीडर जो है वो मिलकर बैठते हैं और अपने सारे डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका इलेक्शन हुआ, उससे जुड़ा हुआ डिसीजन ले लो, चाहे यूनाइटेड नेशंस के किसी भी बॉडी के अंदर लोगों को चुनना या कंट्रीज का इलेक्शन करना, ये सारे फैसले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली लेती है। और इसकी पहली मीटिंग जो है वो हुई थी 10th of January 1946 को न्यूयॉर्क के अंदर, जहां यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। द यूएन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, इसके 6 मुख्य अंग थे। ध्यान रखिएगा, द जनरल असेंबली, जैसे मैंने बताया, इसका काम था कि सभी तरीके के फैसले लेना, एक तरीके की वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करना, विश्व संसद की तरह काम करना, और ये सभी तरीके के फैसले लेते हैं। हालांकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कारण इनके फैसले सभी कंट्रीज पर बाध्य नहीं है, बाउंडिंग नहीं है। यानी कि अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कोई फैसला दिया है या किसी बात पे वोटिंग की है, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको मानूं। ऐसे बहुत सारे इतिहास में फैसले रहे हैं। जैसे अभी हाल ही का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब इजराइल की राजधानी जेरूसलम होगी ऐसी घोषणा कर दी अमेरिका ने, तो उसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई और सभी देशों ने उसका विद्रोह किया, यानी कि कहा कि ये स्टेप गलत है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस उसके स्टेप को या उनकी बात को मानने के लिए किसी तरीके से बाध्य नहीं है और उन्होंने अपना कोई भी कदम पीछे नहीं हटाया। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से जनरल असेंबली अपना काम करती है। बस एक बॉडी है कि यूनाइटेड नेशंस के सभी फैसले मिलकर लेते हैं और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां जाकर अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बात बताते हैं। तो ये हर साल होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इस साल ये सारी मीटिंग वर्चुअल हो रही है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स, जो अभी हमने बात की थी, फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन यानी कि उस टाइम का सोवियत यूनियन, आज का रशिया, यूके और यूएसए, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो मिलकर 5 वीटो मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर हैं वो बनाते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं और भारत इसमें अभी चुना गया है। 2021 की शुरुआत में जनवरी के आसपास जो है वो भारत अपनी सीट जो है वो इसमें हासिल करेगा। और इस पे हम अक्सर बात करते रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने भारतीय लोगों को आतंकवादी घोषित करने की भी कोशिश की थी। तो ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन करते रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। स्पेशली एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से डील करती है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल जो मेजरली देशों को आजादी दिलाने के लिए काम करती थी, बट आप कोई भी देश गुलाम नहीं है। ये जैसे इंडिया जो है वो गुलाम था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, वैसा आप कहीं भी नहीं है। तो अब लगभग इसका काम एक तरीके से खत्म हो चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय हेग में है। ये बात ध्यान रखिएगा, हेग नीदरलैंड जो है वहां है इसका मुख्यालय। और ये विश्व के अंदर जो देश होते हैं उनके बीच के जो मामले होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको सुलझाने का काम करता है। एंड दस यूएन सेक्रेटरीट जो यूएन को चलाने वाली संस्था है, यानी कि यूएन के अंदर जो अधिकारी लोग काम करते हैं, जो लोग मिलजुल कर यूएन की सारी कार्यवाही को देखते हैं और संचालित करते हैं, वो यूएन सेक्रेटरीट कहलाता है, जिसके अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल होते हैं। यूएन में जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, यूएन सेक्रेटरीट के हेड होते हैं। इनका चुनाव भी जनरल असेंबली ही करती है। तो इस तरीके से ये मुख्य 6 अंग है यूएन के। उसके बाद में यूएन सिस्टम में जो है वो मल्टीट्यूड ऑफ स्पेशल एजेंसीज, यानी कि बाकी एजेंसीज भी शामिल हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है कोविड को लेकर, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम,
और यूनेस्को और यूनिसेफ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसके सहायक जो है संस्थाएं हैं, मुख्य संस्थाएं ये 6, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यूएन्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज द सेक्रेटरी जनरल, जैसा मैंने भी आपको बताया। करंटली पोर्चुगल से एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, एंड इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था, सीधी सी बात है कि अब ये 2022 तक चलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इज फाइनेंस्ड बाय असेस्ड एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स, यानी कि ये बाकी सभी सदस्य देशों के दान से चलता है, ये संस्था को दान मिलता है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुधार को लेकर जो कंट्रीज हैं उसकी ग्रुपिंग G4 के नाम से जानी जाती है। इस पर ऑलरेडी हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, आज हम फिर बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम अक्सर बात करते रहते हैं। G4 जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे कंट्रीज हैं, 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग करते रहे हैं। इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, साथ ही जैसा जब यूनाइटेड नेशंस का सेशन हुआ तो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग जो है वो हुई है G4 की। इसमें इंडिया है, ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये 4 कंट्रीज का नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है वो उम्मीद जताई कि जल्द ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव किए जाएंगे। इन कंट्रीज में से ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि इनको भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है और इन्होंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की है, यहीं इंडिया का विद्रोह करता है पाकिस्तान। ब्राजील कहता है कि साउथ अमेरिका से किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ब्राजील एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरे साउथ अमेरिका में इसकी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस वैल्यू है और ये पावरफुल कंट्री है तो इसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। वहीं उसके पड़ोसी देश अर्जेंटीना वगैरह इसका विद्रोह करते हैं। जापान जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो है वो इन 5 कंट्रीज के खिलाफ लड़ा था, एक्सेस पावर के साथ, जर्मनी के साथ मिलकर लड़ा था। तो जापान का विद्रोह बाकी काफी सारे कंट्रीज जैसे चाइना, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह करते हैं। वहीं जर्मनी जो कि अपने आप को बहुत बड़ी सुपर पावर मानते हैं, ये इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है और कहते हैं कि वर्ल्ड में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज की तारीख में, हमारी सबसे 4थे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यूरोप में बाकी देशों को जब है तो हमें भी होना चाहिए, बट जर्मनी क्योंकि लड़ी थी 2nd वर्ल्ड वॉर में तो उन पे ट्रस्ट नहीं है बाकी कंट्रीज को। दूसरा, इनके आसपास के छोटे मोटे कंट्रीज जैसे स्पेन, पोर्चुगल वगैरह जो है वो इसका विद्रोह करते हैं। तो इस तरीके से इन सब कंट्रीज में, इन 4 कंट्रीज के अंदर कोई ना कोई इशू है, बट ये 4 कंट्रीज एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि इनको 4 में से किसी को भी परमानेंट सीट जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलनी चाहिए। इंडिया इन 4 में इकलौता ऐसा कंट्री है जो क्या है, न्यूक्लियर पावर है, बट इंडिया का चाइना और पाकिस्तान दोनों ही विद्रोह करते रहे। तो इस तरीके से जो है वो G4 मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। G4, G7 और G20 ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। G4 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा हुआ है। G7 विश्व की सबसे विकसित 7 अर्थव्यवस्थाएं G7 कहलाती हैं और विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं G20 कहलाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमें ये ग्रुपिंग्स मिलती हैं G4, G20 और G7। G4 is a group of countries that are seeking permanent membership of United Nations Security Council. This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.